नमस्कार दोस्तों, इनफोकस सिविल एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज के अपने इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं निबंध का एक ऐसा टॉपिक जिसको लेकर के आमतौर पर परीक्षार्थियों के मन में एक पूर्वाग्रह बना रहता है कि यह टॉपिक बहुत कठिन है। इस कारण से वह पहले से ही यह डिसाइड करके रखते हैं कि यह टॉपिक तो मुझे अटेम्प्ट करना ही नहीं है। हम लोग बात कर रहे हैं निबंध के खंड क में यानी सेक्शन ए में पूछे जाने वाले 3 टॉपिक्स में से सबसे पहले की, जो कि है साहित्य और संस्कृति। ज्ञातव्य यही है कि जो दूसरा टॉपिक है वो है सामाजिक क्षेत्र का निबंध और तीसरा टॉपिक है राजनीतिक क्षेत्र का निबंध। अब जो सामाजिक और राजनीतिक क्षेत्र का निबंध है, चूंकि यह हमारे जीएस विषय से काफी मिलता जुलता है, हमारे इंटरेस्ट से काफी मिलता जुलता है, इस वजह से ज्यादातर लोग इसी को ही अटेम्प्ट करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि उनका यह मानना है कि यह टॉपिक आसान है, इस पर उनको कुछ कुछ रेडी पॉइंट्स भी मिल जाते हैं। परंतु साहित्य वाला सेक्शन जो है वो कुछ ऐसे ही लोग उसमें ज्यादा अटेम्प्ट करते हैं जिनका वो इंटरेस्ट का विषय होता है। आज के अपने इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि साहित्य और संस्कृति का ये निबंध दरअसल क्यों बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है उस पर, और साथ ही साथ इसके पूरी रणनीति पर चर्चा करेंगे। देखिए, जो साहित्य और संस्कृति वाला निबंध होता है, इसकी सबसे खास बात, सबसे बड़ा प्लस पॉइंट ये होता है कि सामाजिक और राजनीतिक विषयों के उलट इस विषय में प्रेडिक्शन करना, यानी इसमें भविष्यवाणी कर पाना कि कौन सा टॉपिक यहां पर पूछा जा सकता है, वो बहुत ज्यादा आसान होता है। आपको पता ही है कि जहां सामाजिक और राजनीतिक क्षेत्र के निबंध में जो दायरा है वो बहुत बड़ा है, यानी विषयों की बहुत ज्यादा विविधता रहती है, कई प्रकार के विषय पूछे जाते हैं। परंतु साहित्य और संस्कृति में जब आप विगत वर्षों के निबंध के प्रश्न पत्र को उठाकर देखेंगे तो आपको यह समझ में आएगा कि यहां पर साहित्य और संस्कृति वाले में अमूमन 5-6 थीम पर ही बेस्ड विभिन्न सारे जो जितने भी निबंध पूछे गए हैं वो सब कुल मिलाकर घुमा फिराकर एक ही बात पर ज्यादा केंद्रित हैं, और वो सारी बातें आपकी यहां पर लिखी हुई 5 टॉपिक्स में ही कंप्लीट हो जाती हैं। यानी साहित्य और संस्कृति का जो निबंध है उसको यदि आप इन 5 टॉपिक्स को अच्छे से तैयार कर लिए, जिस पर आधारित ही हमारी क्लास होने वाली है, यदि आप इस थीम को पकड़ लिए तो फिर आपका साहित्य और संस्कृति का पूरा निबंध वो बहुत ही अच्छे तरीके से तैयार हो जाएगा। एक बात मैं और बताना चाहता हूं कि साहित्य और संस्कृति वाले निबंध को इग्नोर मत करके चलिएगा, क्योंकि कई लोग ऐसा करते हैं कि वो पहले से ही धारणा बना लेते हैं कि साहित्य वाला मुझे छोड़कर चलना है, जबकि परीक्षा में यह कुछ भी पहले से आप नहीं डिसाइड कर सकते हैं। आपको सभी विषयों पर थोड़ी बहुत पकड़ तो बनाकर रखनी ही होगी। कारण यह है कि 2017 की परीक्षा में, अब जो आपका 2017 की परीक्षा हुई थी, वो उसमें यहां पर तो साहित्य से रिलेटेड निबंध पूछा ही गया था, परंतु समाज में साहित्य की क्या भूमिका होती है वो सामाजिक क्षेत्र के अंतर्गत पूछ लिया गया, और राजनीतिक क्षेत्र के अंतर्गत पूछ लिया गया कि राजनीति में साहित्य की क्या भूमिका हो सकती है। तो कुल मिलाकर के पूरे सेक्शन ए में तीनों के तीनों निबंध वो साहित्य से ही संबंधित आ गए। इसके अलावा भी ज्यादातर पेपर्स में ऐसा देखा जाता है कि इसमें से कोई ना कोई एक निबंध तो साहित्य से रिलेटेड अक्सर मिल जाता है। तो इसलिए साहित्य को हम लोग पूर्णतः इग्नोर नहीं कर सकते, ये बात हमें समझनी है। और साहित्य में प्रेडिक्शन करना बहुत आसान है कि कौन से टॉपिक्स पूछे जा सकते हैं। आप देखेंगे कि एक ही टॉपिक को रिपीटेडली बार बार पूछा जा रहा है वहां पे, इस वजह से यदि हम लोग उसको अच्छे से तैयार कर लिए तो एक तरह से हमारा पेपर आउट हो जाता है साहित्य और संस्कृति के क्षेत्र वाले निबंध में। इस वजह से हमें इसमें बहुत ही पुख्ता तरीके से इस विषय की तैयारी करना हमारे लिए जरूरी होता है। उसके बाद यहां पर एक इसका मनोवैज्ञानिक प्रभाव भी पड़ता है, क्योंकि हम में से ज्यादातर लोग, जितने भी लोग मेंस की कॉपी लिखते हैं उसमें ज्यादातर लोग सामाजिक और राजनीतिक क्षेत्र पर ही फोकस करते हैं, उसी के निबंध लिखते हैं। परंतु जब कोई कॉपी ऐसी मिलती है जिसमें साहित्य क्षेत्र का निबंध लिखा होता है, क्योंकि वो कॉपी बहुत कम होती है, और अगर ऐसी कॉपी मिलती है तो एक थोड़ा सा मनोवैज्ञानिक प्रभाव उसका श्रेष्ठ वाला बनता है, क्योंकि वहां पर यह माना जाता है कि इन्होंने कठिन विषय को चुना है, जबकि यह विषय वास्तव में अगर देखा जाए तो सामाजिक और राजनीति की तुलना में यह विषय ज्यादा आसान है। बात करते हैं कि इस विषय को हम लोग तैयार किस तरह से, किस स्तर पर कर सकते हैं। तो देखिए, यहां पर ये दरअसल 5 टॉपिक्स हमने यहां पर लिखे हैं, जिन पर आधारित ही आप देखेंगे कि विभिन्न वर्षों में निबंध पूछे जाते हैं साहित्य और संस्कृति से रिलेटेड। यानी अब तक अगर साहित्य और संस्कृति में लगभग मान लीजिए कि 40-45 निबंध पूछे गए, मान लीजिए 40 निबंध अगर साहित्य में, 40 निबंध अगर अभी तक साहित्य और संस्कृति पूछे गए हैं, तो इसमें से 35 से 36 निबंध आपके इन्हीं 5 टॉपिक से ही बन जाते हैं। इस वजह से जो हमारी क्लास शुरू हो रही है निबंध बैच की, उसमें आपको ये सभी थीम को ही हम लोग पकड़ के चलेंगे। इस थीम पर ही प्रॉपर नोट्स के माध्यम से, वीडियो के डिस्कशन के माध्यम से और इन थीम्स पर आंसर राइटिंग करके हम लोग इन थीम को तैयार करेंगे। ये 5 थीम तैयार करने के बाद इस पर 25 के करीब निबंधों का अगर हम लोग प्रैक्टिस कर लेंगे तो अपने आप ये साहित्य और संस्कृति का पूरा सेक्शन हमारा तैयार हो जाएगा। तो कुछ इसी रणनीति पर ही हमारी क्लास होने जा रही है, लेकिन उससे पहले हम लोग समझते हैं कि साहित्य और संस्कृति में कौन सी वो थीम है। तो एक आप देखेंगे कि सबसे ज्यादा जो पूछा जाता है वो होता है साहित्य और समाज का निबंध। साहित्य और समाज से संबंधित अक्सर यहां पर पूछा जाता है कि इसका अंतर संबंध क्या है,
या तो उसमें लिखा रहेगा साहित्य समाज का अंतर संबंध, या फिर केवल साहित्य और समाज लिख देता है, उसका भी मतलब अपने आप में यही है कि इसका अंतर संबंध हमें बताना है। और उसके बाद यहां पर दर्पण, साहित्य समाज का दर्पण है, इस प्रकार का निबंध पूछा जाता है। एक बार पूछ दिया गया कि साहित्य समाज का दर्पण नहीं प्रतिबिंब है, यह भी पूछा जाता है। ऐसा ही कुछ यूपीएससी में भी पूछा गया था, तो उसी वर्ष या उसके अगले वर्ष लगभग यूपीपीएससी में भी उसको पूछ लिया गया। साहित्य जो है वो समाज के नव निर्माण में भूमिका निभाता है। तो ये सभी निबंध आप देखेंगे कि ये दरअसल एक ही थीम पर आधारित हैं, क्योंकि इसमें यदि आप इस टॉपिक को अगर अच्छे से तैयार कर लिए, साहित्य और समाज को यदि आप अच्छे से तैयार कर लिए, तो इसका मतलब ये जो है आपका पूरा का पूरा निबंध आप इसी से ही लिख सकते हैं। यानी इस एक नोट्स से ही आप इन सभी प्रकार के निबंधों को लिख सकते हैं। और जब आप विगत वर्षों के प्रश्न पत्र देखेंगे तो उसमें आपको कम से कम कुछ नहीं तो मैं बताऊं आपको कम से कम 15 के करीब निबंध आपको मिलेंगे जो कि इन्हीं टॉपिक्स पर ही आधारित होंगे। तो सोचिए 15 वर्षों के निबंध आपके केवल एक टॉपिक, एक नोट से ही तैयार हो जाएगा। इस पे हमें जब ये हमारा प्रेडिक्शन इस प्रकार का बैठ सकता है, तो यहां पर फिर हम बहुत अच्छे से नोट्स तैयार करके, बहुत अच्छे से यहां पर कविताएं तैयार करके और बस जाकर सीधा सीधा उसको पेपर में उलट देना है। तो इसलिए साहित्य और समाज या साहित्य और संस्कृति विषय का जो निबंध होते हैं वो वास्तव में उतने कठिन नहीं होते हैं, बल्कि वो सामाजिक और राजनीति की तुलना में ज्यादा आसान माने जाते हैं। और अगर आसान नहीं भी माने जाते हैं तो भी हमें यह याद रखना है कि निबंध का प्रश्न मेंस की परीक्षा में इतना ज्यादा महत्वपूर्ण है कि हम लोग इसे इग्नोर कंप्लीटली तो कर ही नहीं सकते हैं। इसलिए थोड़ी बहुत पकड़ तो हमें बनाकर रखनी ही होगी। उसके बाद यदि बात करें साहित्य और संस्कृति की, अगला जो यहां पर टॉपिक पूछा जाता है, जिस हिसाब से इस पूरे सेक्शन का नाम ही है साहित्य और संस्कृति, वो है साहित्य और संस्कृति। अमूमन इस प्रकार से भी पूछा जाता है कि साहित्य और संस्कृति, बस इतना ही टॉपिक लिख दिया गया, उसी पर आपको पॉइंट्स बनाने हैं। साहित्य किस प्रकार संस्कृति से रिलेटेड है या संस्कृति कैसे साहित्य को प्रभावित करता है, इस पर हमें पॉइंट्स लिखने होंगे, यानी इसका अंतर संबंध पूछा जा सकता है। अब सोचिए कि आपको, अगर आप इसकी प्रैक्टिस नहीं करेंगे, अगर आप इसमें इवैल्यूएशन नहीं कराएंगे, तो आपको हो सकता है कि आप अंतर संबंध ही गलत लिख दें। और अगर कोई निबंध आप लिख रहे हैं, उसका पहला ही वर्ड, उसका शीर्षक ही डालेंगे और वही यदि उसमें आप एक बिंदु भी नहीं लगाए, तो ये नेगेटिव इंपैक्ट क्रिएट करेगा। तो इस वजह से, चूंकि ये साहित्य और संस्कृति का निबंध हमारा सबसे पहला निबंध होता है और हमारा फर्स्ट इंप्रेशन जो बनता है वो इसी निबंध से बनता है, इस वजह से हमें इसे बहुत ही अच्छे तरीके से याद करना है, तैयार करना है और लिखते रहना है, प्रैक्टिस करना है। साहित्य और संस्कृति के अंतर्गत इस प्रकार का एक बार पूछा गया, आई थिंक 2017 में ही पूछा गया था कि साहित्य, संस्कृति और राजनीति का त्रिकोण। सोचिए, साहित्य, संस्कृति और राजनीति का त्रिकोण, इन दोनों को आपस मिला दिया। हो सकता है कि यह आगे कभी आ जाए कि साहित्य, समाज और राजनीति का त्रिकोण। तो इन सभी विषयों को हमें तैयार करके रखना है। सच्चा साहित्य राष्ट्रीय संस्कृति का पोषण करता है, सच्चा साहित्य राष्ट्रीय संस्कृति का पोषण करता है। इसका भी मतलब दरअसल वही है कि साहित्य किस प्रकार से संस्कृति को उसको निर्मित करता है या उसको पोषित करता है। तो कुल मिलाकर आप देखेंगे ये 3 टॉपिक्स भी हैं, जितने भी हैं वो सभी दरअसल इसी एक मेन टॉपिक के अंदर, मेन थीम के अंदर तैयार हो जाएंगे। इसलिए हम लोग पकड़ेंगे अपनी क्लास में इस थीम को ही, ताकि इस थीम पर ही आधारित हम लोग पढ़ाई कर सकें। क्योंकि प्रीवियस ईयर में जितने भी प्रश्न पूछा गया उन सभी को तैयार कर पाना इतना आसान होगा नहीं, इसलिए हम लोग थीम को पकड़ेंगे और थीम आधारित जो है हम लोग पढ़ाई यहां पर करेंगे, उसी के आधार पर ही नोट्स तैयार करेंगे। अन्यथा ये नोट्स भी आपके बहुत ज्यादा रिपीटेटिव हो जाएंगे। और इसी प्रकार से आप कोई भी मार्केट में बुक लेंगे, वहां पर भी आपको हर जगह जो है हर एक पे एक एक निबंध लिखा रहेगा, वो अपने आप में बहुत ज्यादा बार उसमें दोहराव की प्रकृति होगी, जबकि वास्तव में एक थीम को तैयार कर लेने भर से ही हमारा पूरा टॉपिक तैयार हो जाता है। आगे बढ़ते हैं और तीसरा जो यहां पर है वो है भारत की सांस्कृतिक विरासत। अब संस्कृति से संबंधित है तो यहां पर एक निबंध पूछा जाता है, भारत की सांस्कृतिक विरासत कैसी है। यदि इसको आप तैयार कर लिए तो इसी पर आधारित किसी अन्य साल में पूछा गया निबंध समेकित संस्कृति। आपको पता है भारतीय संस्कृति की सबसे बड़ी विशेषता है समेकित संस्कृति, यानी कंपोजिट कल्चर। और ये यदि आप तैयार कर लिए तो इसके अंतर्गत वही पॉइंट शामिल होंगे जो आप यहां पर तैयार करेंगे। भारतीय संस्कृति की विशेषताएं, ये भी पूछा गया है और इसमें भी दरअसल वही टॉपिक शामिल होंगे जो आप यहां पर तैयार करेंगे। इसलिए इस थीम के माध्यम से हम लोग संस्कृति की जितनी भी विशेषताएं हैं उनको कवर करने की कोशिश करेंगे। आगे बढ़ते हैं और हमारा अगला जो थीम है उसको देखते हैं, साहित्य का उद्देश्य। एक हम लोग थीम इसको भी पकड़कर चलेंगे, यानी समाज और साहित्य को तैयार करेंगे, साहित्य और संस्कृति को तैयार करेंगे और उसके बाद भारत की सांस्कृतिक विशेषताओं को तैयार करेंगे। उसके बाद हम देखेंगे साहित्य का उद्देश्य क्या है। क्या साहित्य केवल मनोरंजन का विषय है या साहित्य के माध्यम से समाज का नव निर्माण में भूमिका निभाई जा सकती है या फिर साहित्य क्रांति भी ला सकता है। इन सभी विषयों पर हम लोग डिस्कशन करेंगे। तो साहित्य का उद्देश्य क्या है, जब साहित्य का उद्देश्य पढ़ेंगे उसी के साथ ही हमें समझ में आएगा कि साहित्य दरअसल मूल्य परकता से बना हुआ है, यानी साहित्य के अपने कई सारे मूल्य भी होते हैं, साहित्य के उद्देश्य क्या होते हैं। उसके बाद साहित्य के मानक क्या होने चाहिए, यानी मानक और उद्देश्य और मूल्य ये सभी लगभग एक ही प्रकार के टॉपिक है। लोक मंगल भावना, साहित्य की लोक मंगल भावना, इस प्रकार से भी निबंध पूछा गया है। और आपको जैसे तुलसीदास साहब ने कहा भी है
कि साहित्य जो है वो लोक मंगलकारी होना चाहिए, और उसी पर आधारित यहां पर पूछ लिया गया साहित्य की लोक मंगल भावना। ये केवल यूपीपीसीएस में नहीं पूछा गया बल्कि यूपीएससी में भी पूछा जा चुका है। तो ये अपने आप में एक ऐसा टॉपिक है जो कि दरअसल उद्देश्य पर ही जाता है, यानी इसको भी हम लोग इसी नोट से ही तैयार कर लेंगे। तो कुल मिलाकर हमें समझना यह है कि नोट्स हमारे कितने कम से कम हो और कितना ज्यादा से ज्यादा डायमेंशंस को हम लोग उसमें कवर कर पाए, यही बुद्धिमानी होती है किसी भी समय नोट्स को बनाने की, किसी भी विषय के लिए। और उसी काम को हम लोग यहां पर करने जा रहे हैं। आगे बात करें तो यहां पर कुछ और भी निबंध हैं, जैसे कुछ इससे अलग, ये तो मेन थीम्स हो गई। इसके अलावा भी कुछ कुछ निबंध जो है वो ऐसे पूछे गए हैं जिसमें किसी पृथक रूप से कोई ऐसे साहित्यकार के बारे में पूछ लिया गया कि उसके बारे में हमें जानकारी होनी चाहिए। यहां पर यह विषय थोड़ा सा कठिन हो जाता है, लेकिन इसको भी यदि हम लोग पहले से अच्छे से तैयार कर लेंगे तो फिर वो हमारे लिए आसान हो जाएगा। जैसे कबीर को यहां पर 2 या 3 बार, कम से 2 बार तो मुझे याद है, 3 बार भी शायद कबीर को पूछा गया है। तो कबीर, जैसे एक बार कबीर कांति दृष्टा कवि थे, या फिर कबीर जो है उनके बारे में केवल कबीरदास दे दिया। तो इस प्रकार से कबीर के बारे में हमें जानना है। प्रेमचंद के बारे में हमें जानना है, इस पर भी निबंध पहले पूछा गया है। आई थिंक प्रेमचंद का किसान संघर्ष नाम से निबंध पूछा गया था। तो प्रेमचंद के बारे में हमें जानना है, गोदान के बारे में हमें जानना होगा यहीं पे। तो ये सभी चीजें अपने आप में कुछ कुछ निबंध ऐसे भी हम लोग तैयार करेंगे। उसके बाद तुलसीदास यहां पर बहुत महत्वपूर्ण हो जाते हैं। ये महत्वपूर्ण इस दृष्टि से भी हो जाते हैं क्योंकि तुलसीदास की ही लोक मंगल भावना पर भी आधारित यहां पर निबंध पूछा जाता है, और तुलसीदास की लोक मंगल पर भावना पर आधारित उद्देश्य से संबंधित निबंध भी पूछा जाता है। और तुलसीदास दरअसल जिस काल के थे, यानी भक्ति काल के, तो भक्ति काल पर भी आधारित निबंध पूछा गया है। इस वजह से तुलसीदास को हमें अच्छे से कवर करना है। तुलसीदास की एक रचना है रामचरितमानस, इसलिए रामचरितमानस को भी हमें बहुत अच्छे से कवर करना है, और ये दोनों आपस में रिलेटेड हैं। इस वजह से निबंध को पढ़ते समय इसमें पॉइंट्स भी इंटरचेंज हो जाएंगे, यानी काफी सारे पॉइंट्स एक ही साथ हम लोग उसमें तैयार कर सकते हैं। तो अब देखिए, और उसके साथ में यहां पर भक्ति काल भी ये दरअसल इसी से रिलेट हो जाएगा, क्योंकि जो तुलसीदास के काव्य की विशेषताएं होंगी वही हमें भक्ति काल में भी दिखेंगी, वही हमें रामचरितमानस में भी दिखेंगी, वही हमें लोकमंगल भावना में हम लोग काफी सारे पॉइंट इससे उठाएंगे। तो इस प्रकार से ये सभी थीम ऐसी है जिस पर आधारित कई सारे निबंध एक से जुड़ जाते हैं, और तैयारी फिर इसी प्रकार की अच्छी हो जाती है। जैसे यहां पर एक निराला पर निबंध पूछा गया, ये केवल एक ही बार पूछा गया है और अपने आप में कठिन निबंध है। एक बार इससे संबंधित एक निबंध पूछा गया है रहस्यवाद के ऊपर, रहस्यवाद और छायावाद के ऊपर। तो छायावाद आपको पता ही है, निराला जो है वो छायावादी कवियों के प्रमुख स्तंभ थे, छायावाद के प्रमुख स्तंभ थे, और इस वजह से जब छायावाद पर निबंध आता है तो मतलब निराला पे हमने तैयार कर लिया, और निराला को तैयार करने का मतलब छायावाद को तैयार कर लिया। हालांकि इनमें ये सभी जो है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, निराला वाला थोड़ा सा कम इंपॉर्टेंट है, एक ही बार पूछा गया है इस वजह से। लेकिन प्रेमचंद मान लीजिए आप लिख रहे हैं, और प्रेमचंद्र में कई लोग लिख देते हैं, क्योंकि हमने कॉपी चेक की है तो इस वजह से हमने देखा है वहां पर प्रेमचंद्र लिख देते हैं। अगर आपने ये लिख दिया है तो ये आपका गलत इंप्रेशन क्रिएट करेगा। द्र नहीं होता है बल्कि द होता है। ये सब छोटी छोटी चीजें हैं जो हम लोगों को पता होनी चाहिए, जो हम लोगों को अमूमन नहीं पता होती है, और इस वजह से हम लोग गलती करते हैं। और ये जब आपका सबसे पहला निबंध होने जा रहा है, आपके निबंध प्रश्न पत्र का सबसे पहला निबंध, अब कॉपी ऐसी तो रहती नहीं है जिसमें आप लोग अपने हिसाब से कोई टॉपिक ऊपर रख दें, आपको सबसे पहले वही निबंध लिखना है। तो इसलिए सबसे पहला निबंध आपका बहुत ही धुआंधार होना चाहिए, बहुत ही अच्छी तरीके से प्रॉपर वो सुगठित होना चाहिए, एक अच्छा प्रवाह उसमें होना चाहिए, अच्छी भाषा का इस्तेमाल होना चाहिए। इन सभी बातों पर हम लोग अपने आगे कक्षाओं में बात कर रहे होंगे। यहां पर इस दृष्टि से आप देख लीजिए कि आज के अपने इस वीडियो में हम लोगों ने जो बात की वो दरअसल बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इवन जो आपका साहित्य और संस्कृति का विषय जब भी आप लोग पढ़ें, अगर अपने स्तर पर भी पढ़ें, अगर आपको बैच नहीं भी चाहिए, अगर आप अपने स्तर पर भी पढ़ना चाहते हैं तो आप समझ लीजिएगा कि ये 4-5 थीम है। इन थीम्स के आधार पर यदि आप तैयारी करेंगे, आपको जरूरत नहीं है कि आप प्रतिवर्ष के निबंध जाके उस पे पॉइंट्स ढूंढे, आपको नहीं जरूरत है कि आप प्रतिवर्ष के निबंध जाके उसको सॉल्व करें, प्रैक्टिस करें, वो सब की जरूरत नहीं है। आप लोग केवल एक थीम पकड़िए, इन 5 थीम पर आप नोट्स गूगल कर लीजिए, या कहीं से भी अगर आपको मिल जाते हो नोट्स आप तैयार कर लीजिए, और उस हिसाब से आप अपने साहित्य और संस्कृति के पूरे निबंध को तैयार कीजिए। क्योंकि विश्वास मानिए, ये जो साहित्य और संस्कृति का निबंध है, दरअसल ये एक ऐसा निबंध है जो कि प्रेडिक्ट करना आसान होता है। यानी यहां पर हम लोग पहले से ही गेस करते हैं कि अच्छा साहित्य और समाज, अमूमन आप देखेंगे इन्हीं टॉपिक्स में से ही आपको निबंध मिलेंगे। आप चाहें तो पिछले 10 साल, 15 साल, 20 साल के पेपर उठा के देख लीजिए, तो इन्हीं में से ही टॉपिक मिलेंगे। इसलिए पहले से ही हम लोग इसको अगर अच्छे से तैयार कर लेते हैं तो हमारे पेपर में ये एक आउट होने से आप इसको मान सकते हैं। और आजकल की भाषा में जो चल रहा है उसमें आप कह सकते हैं कि पेपर लीक हो गया। तो ये थीम तैयार कर लीजिए, आपका पेपर लीक हो जाएगा। आजकल ये शब्द बहुत प्रचलित है, लीक वर्ष के रूप में हम लोग इसे मना रहे हैं, तो इस वजह से आप इसको समझ सकते हैं। और इसी प्रकार से जो भी मेरी बातें थी वो यहाँ समाप्त होती है। उम्मीद है आपको ये बात पसंद आई होगी, ये थीम्स पसंद आई होगी, और इसी आधार पर हम लोग अपनी आगे की कक्षाएं संचालित करेंगे। आप में से जो भी लोग निबंध का बैच लेना चाहते हैं वो लोग आप हमारे ऐप पर जा सकते हैं, और बाकी जिन लोगों को ऐप से संबंधित या फिर कोई भी ऐसी समस्या हो वो इसमें
कॉल करके डिस्कस कर सकते हैं। नंबर है 8576010203। इससे संबंधित कोई भी समस्याएं हैं आप यहां पर डिस्कस कर सकते हैं। और बाकी उसमें क्लासेस जो हैं वो 20 मार्च से शुरू हो रही हैं, जहां पर आपको प्रैक्टिस भी कराई जाएगी, इवैल्यूएशन भी कराया जाएगा और डिस्कशन वीडियोस, नोट्स इत्यादि सब कुछ होगा। और साथ में सूक्ति, उद्धरण, कविताएं इत्यादि भी प्रोवाइड कराए जाएंगे। उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आया होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।